नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और आज देखिए, दिल्ली में ये ब्लास्ट फिदायीन जी पूरी तरह से अब साफ हो चुका है कि दिल्ली में कार ब्लास्ट एक पैनिक अटैक था जो कि फिदायीन हमले के रूप में ही सामने आया। अब इसकी पुष्टि हो चुकी है, यानी कार सवार को पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन उसका इरादा ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारना था। इसी वजह से कार को ऐसी जगह ब्लास्ट किया गया जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा थी। इतना हैवी ट्रैफिक था कि विस्फोटकों से भरी i20 Hyundai कार बेहद धीमी गति से आगे बढ़ रही थी और तभी हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट होता है। आसपास दूसरी गाड़ियों में, ऑटो रिक्शाज में, बाइक्स पर बैठे पैदल चल रहे लोगों के चीथड़े उड़ गए। आज एक और बड़ी खबर यह सामने आई कि कार में कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर उमर नबी ही था। जांच एजेंसियों को ब्लास्ट वाली कार से शव के जो टुकड़े मिले थे उनका डीएनए उमर नबी की मां से मैच कर गया है। और अब जांच इसी दिशा में घूम गई है कि क्या इसी तरह के आत्मघाती हमले कहीं और भी करने की साजिश लंबे वक्त से चल रही थी। आपको दिखाते हैं। लाल किले के पास हुआ ये कार ब्लास्ट एक आत्मघाती हमला था। कार सवार सिर पर कफन बांधकर मौत बांटने निकला था। उसे मालूम था कि वो मरने जा रहा है। लेकिन उसका इरादा इतना खौफनाक था कि वो अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना चाहता था। इससे भी चौंकाने वाला खुलासा ये कि ब्लास्ट वाली इस कार में डॉक्टर उमर नबी ही सवार था। उसी ने फिदायीन हमले को अंजाम दिया। इसकी पुष्टि डीएनए टेस्ट से हुई जो उमर नबी की मां के डीएनए से मैच कर गया है। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जिस रिपोर्ट का दिल्ली पुलिस को इंतजार था वो डीएनए रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को मिल गई है और इस डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही चला रहा था। और डॉक्टर उमर ही वो शख्स था जो फरीदाबाद से उस गाड़ी को लेकर निकला और उसके बाद दिल्ली भ्रमण करके दिल्ली के कई इलाकों में जाकर उसके बाद गाड़ी उसने लाल किले की पार्किंग में पार्क की और उसके बाद शाम के 6:22 पर वहां से निकली और उसके बाद 6:52 पर उस कार में ज़बरदस्त धमाका हुआ। दरअसल ब्लास्ट के बाद पुलिस को कार के एक्सीलेटर से एक पैर का हिस्सा फंसा हुआ मिला और उसको इस्तेमाल किया गया डीएनए के मिलान के लिए। और जो डॉक्टर उमर था उसकी मदर से डीएनए सैंपलिंग ली गई और उसके बाद जब इन दोनों सैंपल्स को मैच किया गया तो रिपोर्ट यही थी कि गाड़ी चलाने वाला भी और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर उमर ही था। बहरहाल इस मामले में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की जांच आगे बढ़ रही है, तो इस मामले में कई और नए खुलासे हो रहे हैं। जिसके बाद अब एक डायरी भी सामने आई है जिसमें ना सिर्फ इस पूरी साजिश का जिक्र है बल्कि इस साजिश को लेकर किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जैसे विस्फोटक और गाड़ी इन सब के लिए भी बाकायदा कोड वर्ड्स रखे गए थे। पुलिस की जांच में इस बात की तस्दीक हुई थी कि कार में एक ही शख्स सवार था, लेकिन वो कौन था इसकी पुष्टि नहीं हुई थी क्योंकि विस्फोट इतना भयानक था कि उमर नबी के शरीर के टुकड़े कार के अंदर बुरी तरह जल चुके थे। इसी वजह से जांच एजेंसियों के लिए उसकी पहचान तय करना शुरू में बेहद मुश्किल हो गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आशंका थी कि कार में डॉक्टर उमर नबी सवार होगा। इसी को कंफर्म करने के लिए उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया। ब्लास्ट वाली कार से शव के टुकड़े मिले। कार के एक्सीलेटर में मरने वाले का पैर फंसा मिला। उससे डीएनए मैच करने में मदद मिली। डीएनए टेस्ट से पता चला कि मरने वाला डॉक्टर उमर नबी था, यानी डॉक्टर उमर नबी ने ही कार से फिदायीन हमला किया था। अगर आप एक स्टैंडर्ड लैबोरेटरी प्रोसीजर फॉलो करें तो डीएनए मैचिंग में 1 से 3 दिन का वक्त लगता है। बट हमारे पास कुछ ऐसे पोर्टेबल डिवाइसेस भी हैं, सेंसर्स भी हैं जो बहुत कम घंटों के अंदर डीएनए मैचिंग और पर्सन की प्रोफाइलिंग करके प्रॉपर एसटीआर एनालिसिस परफॉर्म करके हमें 1 दिन या फिर मैं बात करूं 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। जहां तक बात एक्यूरेसी की है तो 99.99% ऑफ एक्यूरेसी हमें डीएनए मैचिंग से मिल जाती है अगर प्रॉपर हमारे जो एसटीआर के रीजन्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएं। आत्मघाती हमला करने से पहले उमर ने i20 कार को सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा किया। इसके बाद वो कमला मार्केट की मस्जिद में गया था। इसका सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ गया है। इस वीडियो में उमर नबी मस्जिद की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब ये कि डॉक्टर उमर फिदायीन हमला करने से पहले मस्जिद गया था।
लाल किले के पास कार से किया गया आत्मघाती हमला कितना जबरदस्त था, इसकी तस्वीरें तो आपने देखी हैं। लेकिन धमाके के बाद शवों के टुकड़े कई सौ किलोमीटर दूर तक मिले। घटना के चौथे दिन लाजपत राय मार्केट के पास एक शव का टुकड़ा मिला। लाल किले पर ब्लास्ट साइट के आसपास दिल्ली पुलिस एक बार फिर से तमाम जगहों की तलाशी ले रही है, चेकिंग कर रही है। दरअसल आज सुबह जो ब्लास्ट साइट है वहां से करीब 150 से 200 मीटर दूर जो है एक बॉडी पार्ट मिला था, जिसके बाद अब पूरे इलाके की एक बार फिर से चेकिंग की जा रही है सही तरीके से, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है वो लगे हुए हैं कि कहीं पर और, क्योंकि ब्लास्ट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, जिस तरीके से आज 150 से 200 मीटर दूर एक बॉडी पार्ट पड़ा हुआ था, जो छत है एक मार्केट उसकी छत पर, तो ऐसे में अब पुलिस को ये आशंका है, जांच एजेंसी को आशंका है कि कुछ और बॉडी पार्ट्स जो हैं वो इधर उधर हो सकते हैं या फिर कुछ और क्लूज जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में जो सबसे अहम चुनौती है वो यही है कि आखिर ये जो एक्सप्लोजिव था उसको किस तरीके से ब्लास्ट कराया गया, किस तरह का एक्सप्लोजिव था। लेकिन सवाल यही है कि घटना के चौथे दिन इस तरीके से जो पुलिस कवायद कर रहे हैं, ये घटना के शायद जिस वक्त घटना हुई थी, जिस वक्त ब्लास्ट हुआ था करीब 7 बजे 10 तारीख को, उसके बाद ये कवायद की जानी चाहिए थी, लेकिन ये कवायद जो है अब पुलिस करती नजर आ रही है। और इसकी वजह यही रही कि जो मार्केट के छत पर जो आज सुबह बॉडी पार्ट एक रिकवर हुआ, उसके बाद जो है पुलिस एक बार फिर से पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन के लिए निकल चुकी है। अब डीएनए मैच होने से साफ हो गया है कि दिल्ली में फिदायीन हमला डॉक्टर उमर ने किया था, जिसे पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई की गिरफ्तारी के बाद तलाश रही थी। यानी फरीदाबाद मॉड्यूल का इरादा बेहद खौफनाक था। अब तक उमर नबी का परिवार मानने को तैयार नहीं था कि दिल्ली ब्लास्ट में उनके बेटे का हाथ हो सकता है, लेकिन डीएनए मैच करने के बाद अब परिवार कुछ भी बोलने से बच रहा है। इस समय हम पुलवामा दक्षिणी कश्मीर में मौजूद है डॉक्टर उमर के घर पर, और यहाँ जो है इनके परिजनों का आना लगातार जारी है। डॉक्टर उमर के जो परिजन रिश्तेदार है वो यहाँ उनके घर पर पहुंच रहे हैं। हालांकि घर वाले इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन डॉक्टर उमर के पिता को जो पुलिस ने डिटेन कर दिया था वो वापस अब अपने घर लौट चुके हैं, और उनकी मदर का जो डीएनए प्रोफाइलिंग यहाँ पर की गई थी उसी से कंफर्म हो गया है कि जो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति था वही डॉक्टर उमर था। अब उन्होंने अब ये कहा कि डीएनए आ गया कि उसी का ये मतलब उसमें है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। हमारी कमर उसने तोड़ दी है। हम सब हमसाया मतलब परेशान में, ज्यादातर ये इनकी जो फैमिली है ये तो खत्म हो गई है। इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, जो खिलाता पिलाता है वही कुछ करता है। बाकी 2 भाई हैं उसके बेरोजगार है। सोचिए, एक एमबीबीएस डॉक्टर जिसने पढ़ाई के दौरान लोगों की जिंदगी बचाने के गुर सीखे थे, उसके जहन में कितना नफरती जहर भरा गया था कि उसने खुद को आत्मघाती बना लिया। आतंकी संगठनों के हाथ की कठपुतली बनकर वो देशवासियों की जान लेने के लिए निकल पड़ा। जबकि उमर नबी के पड़ोसी बताते हैं कि वो बचपन से ही एक होनहार छात्र था। डॉक्टर उमर का स्वभाव कैसा था, वो कैसा था यहाँ पे जब आप कब से जानते हैं? मैं इसको बचपन से जानता हूँ। पढ़ता था, बहुत काबिल था, यानी बहुत काबिल था, और खुद पढ़ा उसने, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा। अल्लाह दाद सलाहियत थी उसको थी, और फिर वो डॉक्टर मतलब सिलेक्ट हो गया। फिर उसने एमबीबीएस किया श्रीनगर में, इसके बाद उसने चंडीगढ़ में एमडी किया, और आज वो प्रोफेसर था, डॉक्टरों को पढ़ाता था उधर। तो मगर यही पता था हमको, बाकी कुछ मालूम नहीं। दिल्ली में फिदायीन हमला करने वाला उमर नबी पुलवामा का रहने वाला था। पुलवामा से ही कई और गिरफ्तारियां हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर और क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट लगातार दबिश दे रहा है और संदिग्धों की पहचान करके उन्हें दबोचा जा रहा है, ताकि आतंक की राह पर निकले और फिदायीन बनने की तैयारी में लगे डॉक्टर्स के इस नेक्सस को ध्वस्त किया जा सके। दिल्ली से विमल कौशिक और पल्लवी झा के साथ आसिफ सुहाफ, पुलवामा, न्यूज़ 24।
एक अहम खुलासा ये भी हुआ है कि दिल्ली समेत देश के कई अन्य हिस्सों में ब्लास्ट की प्लानिंग पिछले 2 सालों से चल रही थी। धमाके में अब तक 4 कारों का पता चला है और बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इन कारों का इस्तेमाल विस्फोटक को ले जाने और लाने में किया जा रहा था और कारों से ही धमाके का प्लान था। सवाल यह है कि आखिर विस्फोटक लदे आतंक की और कितनी कारें अभी खुलेआम घूम रही हैं। देखिए इससे जुड़ी ये रिपोर्ट। दिल्ली में कार ब्लास्ट और कितनी कारों की तलाश। दिल्ली में कार ब्लास्ट मामले की जांच में हर पल नए नए खुलासे हो रहे हैं। डीएनए जांच से साफ हो चुका है कि उमर ने ही कार में धमाका किया था। खुलासा हुआ है कि जिस I-20 कार से ब्लास्ट किया था उसके अलावा भी कई कार इस आतंकी साजिश में शामिल थीं। जांच एजेंसियां अब उन कारों का सुराग ढूंढने और तलाश करने में जुटी। पुलिस को अब तक कार ब्लास्ट की साजिश में शामिल 4 कारों का पता चल चुका है, जिन्हें अब तक जब्त किया जा चुका है। इन कारों में दिल्ली में ब्लास्ट में शामिल I-20 कार, फरीदाबाद से जब्त इको स्पोर्ट्स कार, फरीदाबाद से ही ब्रेजा कार बरामद की गई है और डॉक्टर शाहीन की स्विफ्ट डिजायर कार शामिल है। जांच एजेंसियों का मानना है कि यही 4 गाड़ियां इस पूरे नेटवर्क की रीढ़ हैं और इन्हीं गाड़ियों से विस्फोटक को लाया ले जाया जाता था। टेरर कारों की पूरी कुंडली आपको बताएंगे। सबसे पहले उस सफेद रंग की I-20 कार के बारे में जान लीजिए जिसे ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। ब्लास्ट से पहले जहां I-20 कार के 2 नए सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जिस बात से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी है वो ये कि उमर ने धमाके से पहले 3 बजे तक दिल्ली के 6 जिलों में 12 से ज्यादा जगहों का चक्कर लगाया था। मतलब कि वो करीब आधी दिल्ली घूमता रहा। पुलिस के पास उमर और I-20 कार के करीब 50 जगहों के सीसीटीवी फुटेज हैं। ये 2 नई तस्वीरें I-20 कार की सामने आई है। पहली तस्वीर बदरपुर टोल प्लाजा से कार की दिल्ली में एंट्री की है। इसमें आतंकी उमर पैसा देता हुआ और कार की पिछली सीट पर रखा एक बड़ा बैग साफ साफ नजर आ रहा है। जबकि दूसरी तस्वीर कनॉट प्लेस की है, जहां I-20 कार कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल में घूमती देखी जा सकती। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीसीटीवी फुटेज की जांच में I-20 कार का पिछला हिस्सा काफी दबा हुआ नजर आया। टायर भी काफी दबे हुए थे, जिससे आशंका है कि कार में भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में जैसे जैसे नए नए सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे एक बात तो साफ है कि ये कोई पैनिक में किया हुआ अटैक नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के साथ किया गया हमला है। दरअसल I-20 कार जो कि 9 तारीख को फरीदाबाद से निकलती है, उससे बाद वो जाती है नूह, जो मेवात का इलाका है, वहाँ से फिरोजपुर झिरका, और उसके बाद वो मुंबई एक्सप्रेसवे, यानी कि डॉक्टर उमर जो उस I-20 कार को चला रहा था वो लगातार गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा था। और उसके बाद 10 तारीख को यानी कि अगले दिन सुबह 8:15 बजे वो एक बार फिर से फरीदाबाद से दिल्ली के अंदर एंटर करती है। और उसके बाद उस दौरान जो एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से उस गाड़ी में भारी मात्रा में जो बैग है उसमें विस्फोटक रखा हुआ है, जिसमें ब्लास्ट किया गया। क्योंकि 2 बैग उसमें नज़र आ रहे हैं बड़े बड़े, एक पिछली सीट पर रखा हुआ है, एक अगली सीट पर रखा हुआ है। और उसके बाद उमर वो गाड़ी लेकर दिल्ली के कई अलग अलग इलाकों में जाता है। I-20 कार को उमर ने ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके अलावा 2 और गाड़ियां मिली हैं जिनका इस्तेमाल डॉक्टर उमर और मुसम्मिल दोनों किया करते थे। इको स्पोर्ट्स कार की टेरर कुंडली। फरीदाबाद के खंदावली गांव में पुलिस ने लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को ही बरामद किया है। इस कार की पुलिस ब्लास्ट के बाद से ही तलाश कर रही थी। कार के मिलते ही NSG, बम स्क्वाड की टीम, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और कार की जांच की जा रही।
जांच में पता चला है कि इस कार से अमोनियम नाइट्रेट को अलग अलग ठिकानों तक पहुंचाया जाता था। ब्लास्ट में इस्तेमाल विस्फोटक इसे इको स्पोर्ट कार से लाया गया था। कार को 11 नवंबर की रात एक लड़का और एक लड़की ने खंदावली गांव में पार्क की थी। जिस शख्स ने गाड़ी खड़ी की उसका नाम फहीम बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक फहीम उमर का रिश्तेदार भी है। बताया जा रहा है कि फहीम की बहन खंदावली गांव में रहती है और इसी वजह से गाड़ी एक खाली प्लॉट में छिपाकर खड़ी की गई थी। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम फहीम नाम के शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं खंदावली गांव में और यहाँ पर एक कब्रिस्तान के पास में डॉक्टर उमर की दूसरी रजिस्टर्ड कार इको स्पोर्ट्स लाल रंग की पुलिस ने बरामद की। एफएसएल की टीम जांच में जुटी हुई है। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यह वो वही फोर्ड इको स्पोर्ट्स कार है जिसकी जांच लगातार कल शाम से ही की जा रही है। नूह से पुलिस ने केमिकल के उस दुकान में भी गई जहां से अमोनियम नाइट्रेट बनाने के लिए लिक्विड लिए गए थे, किस तरह से बनाया गया उसको लेकर भी पुलिस ने वहां से सैंपल इकट्ठा किए हैं। और ऐसे में इस कार का बरामद होना पुलिस के लिए उन कड़ियों को जोड़ने की कवायद का एक तरफ एक रास्ता और साफ होता है। खुलासा हुआ है कि इको स्पोर्ट कार सीलमपुर के गौतमपुरी इलाके में एक फर्जी पते T486 स्ट्रीट नंबर 17 के नाम रजिस्टर्ड है। इसलिए पुलिस गौतमपुरी पहुंची और फर्जी पते पर रजिस्टर्ड कार की जांच कर रही। एक मदरसे के मौलवी और लोगों से भी पूछताछ की गई। ब्रेजा कार की टेरर कुंडली। पुलिस ने एक और ब्रेजा कार को इस मामले में जब्त किया है। सूत्रों के मुताबिक यह कार डॉक्टर शाहीन के नाम पर खरीदी गई थी और यह कार उसी बिल्डिंग में मौजूद है जहां से बाकी आरोपी पकड़े गए। जांच टीम ने कार की फोरेंसिक जांच पूरी कर ली। पता लगाने की कोशिश की जा रही कि इसमें विस्फोटक लाया गया था या फिर इसे आतंकी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। स्विफ्ट डिजायर कार की टेरर कुंडली। पुलिस ने सबसे पहले इसी कार को जब्त किया था। यही वो कार है जिसके अंदर AK-47 बरामद हुई थी और इससे जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया था। ये डॉक्टर शाहीन की गाड़ी है। पता चला कि ज्यादातर इस गाड़ी को डॉक्टर मुजम्मिल चलाता था और हर रोज सुबह 8 बजे के आसपास ये कार लाया करता था। इन गाड़ियों के अलावा पुलिस ने लखनऊ से शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज की ऑल्टो गाड़ी भी जब्त की है। दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कार से विस्फोटक लाने ले जाने का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। पुलिस की जांच गाड़ियों की कड़ी जोड़ने में जुटी और पता लगा रही है कि आखिर इस आतंकी साजिश में और कितनी गाड़ियां शामिल हैं। फरीदाबाद से दीपक दुबे, लखनऊ से मनोज पांडे के साथ दिल्ली से विमल कौशिक की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब उस अहम सवाल पर आते हैं कि देश की जांच एजेंसियां जो मॉडर्न से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करती हैं, आखिर वो आतंकियों के बीच साल भर से ज्यादा वक्त से चल रही बातचीत को ट्रेस क्यों नहीं कर पाई। आतंकियों की इस प्लानिंग का भी आज पर्दाफाश हुआ। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक आतंकी बातचीत के लिए बाकायदा कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया करते थे। यहां तक कि विस्फोटक को लाने ले जाने के लिए भी कोड वर्ड बनाए गए थे। देखिए आतंकी डॉक्टर्स के कोड वर्ड क्या थे। आतंक का कोड डी-कोड। दिल्ली कार ब्लास्ट मामले की जांच में जहां I-20 कार और उमर की नई सीसीटीवी तस्वीरें सुरक्षा एजेंसियों को मिली, वहीं छापेमारी में आतंक की साजिश के अहम सुराग हाथ लगे। पता चला है कि आतंकी एक दूसरे से बात करने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। विस्फोटक लाने ले जाने के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। आतंकियों के कोडवर्ड्स को डी-कोड कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अपने विदेशी हैंडलर से इनक्रिप्टेड रूट के माध्यम से संवाद करते थे और इसी माध्यम से उन्हें आदेश भी मिलते थे। खुलासा हुआ है कि विस्फोटक का कोडवर्ड शिपमेंट और पैकेज था। अमोनियम नाइट्रेट, ऑक्साइड और फ्यूल ऑयल से तैयार किए जाने वाले विस्फोटक के लिए इन कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे।
आतंकियों के फोन से ये कोडवर्ड बरामद हुए। दिल्ली धमाके के बाद जो जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही है, कई खुलासे इसमें हो रहे हैं। यानी कहा जाए कि विदेशी हैंडलर से भी ये एन्क्रिप्टेड रूट के जरिए बात करते थे, यानी पैकेजिंग और फंडिंग की बातें होती थी। दूसरा, विस्फोटक कैसे बनना है, तमाम उन चीज़ों का जिक्र होता था, फ्यूल ऑयल हो या अमोनियम नाइट्रेट, यानी तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उस डायरी या कहा जाए कि कोडवर्ड में होता था। विदेशी फंडिंग जिस तरीके से बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो तमाम एक सीक्वेंस अब बनता जा रहा है। यानी इस धमाके ने जो तार हैं विदेशों तक, यानी उसको जोड़ दिए हैं, जहां कहा जा रहा है कि एजेंसियां तमाम उस सीक्वेंस को खंगालने पे लगी है, समझने की कोशिश कर रही है कि राजधानी दिल्ली में जो टारगेट किया गया है इसके पीछे कौन है, और कहा जाए कि जो अन्य जगह टारगेट हो सकती थी, क्योंकि लगातार रिकवरीज हो रही हैं, लगातार नई चीज़ें सामने आ रही है। और जिस तरीके से विदेशी जो हैंडलर्स हैं जिनसे एन्क्रिप्टेड रूट के जरिए बात होती थी, क्या क्या इसमें होता था, तमाम वो चीज़ हैं जो फिलहाल जांच का विषय, जिसको लगातार खंगाला भी जा रहा है। साफ है कि कोडवर्ड का इस्तेमाल आतंकी इसलिए करते थे ताकि उनकी साजिश का पता ना चल सके, वो सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे सके। इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल उन्हें प्लान बनाने और काम करने में मदद करता था, जिससे उनकी पहचान और गतिविधियों का पता लगाना एजेंसियों के लिए मुश्किल हो जाए। फरीदाबाद में सुरक्षा एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से अहम सुराग मिले। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों को 3 डायरियां मिली हैं। 2 डायरी कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 से मिली है, जबकि तीसरी डायरी मुजम्मिल के धौज वाले कमरे से मिली। डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया। डायरी में करीब 25 लोगों के नाम लिखे, जिनमें ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले। डायरी में 8 और 12 नवंबर की तारीख भी लिखी। दिल्ली धमाकों के बाद ये कहा जा सकता है कि जो अब जांच एजेंसियां खुलासे कर रही है वो कई हैरान करने वाले हैं। यानी कहा जाए कि जो खुलासे हुए हैं, एक डायरी मिली है जिसमें कहा जा सकता है कि डायरी में उन कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली के लाल किले में धमाके से संबंधित है। यानी जो डॉक्टर मुजम्मिल है और डॉक्टर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इन कोडवर्ड्स का ऑपरेशन का जो जिक्र किया गया है वो 8 से 12 नवंबर के 2 ऐसे शब्दों का जिक्र किया गया है जो कहीं ना कहीं धमाकों से संबंधित हो सकता है। ये डायरी सुरक्षा एजेंसियों को तब मिली जो कमरा नंबर 4 था और कमरा नंबर 13 था। एक मुजम्मिल का कमरा था और एक डॉक्टर उमर का कमरा था। यानी 2 कमरे ऐसे थे जिनके कमरों में वो डायरी मिली है। वो राज खुला है। यही नहीं, जहां धौज में जहां विस्फोटक मिला है एक डायरी, वहां पे भी मिली है। उस डायरी में भी ऐसे ही तमाम कोडवर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इन धमाकों से संबंधित है। यानी सीधे तौर पर जो लाल किले में धमाका हुआ उसके जो तार जुड़ते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बाहर, यानी पहलगाम हो, दिल्ली के अलावा अन्य स्टेट्स हों, तमाम जगहों पर इस तरीके की एक सीक्वेंस को पूरी एजेंसियां तैयार करने में जुटी हैं। यानी वो समझना चाह रही है कि इन धमाकों के पीछे आखिरकार वो पीछे बैठा आका कौन था जो पूरी तरीके से इस आतंकी हमले को ऑपरेट कर रहा था। यानी अब ये डायरी भी वो तमाम राज खोलेगी जिसमें इस्तेमाल थे वो कोड वर्ड, जहाँ सबसे ज़्यादा जिक्र था उस ऑपरेशन वर्ड का। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो गिरफ्तारियां लगातार हो रही हैं उसमें ये डायरी भी एक अहम किरदार निभा पाएगी। जांच में खुलासा हो चुका है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरा नंबर 13 और कमरा नंबर 4 में धमाके की साजिश रची गई थी। कमरा नंबर 4 डॉक्टर उमर के नाम पर अलॉट था, जबकि कमरा नंबर 13 मुजम्मिल का था। पता चला है कि उमर और मुजम्मिल दोनों अच्छे दोस्त थे। उमर ज्यादातर मुजम्मिल के कमरे में ही रहता था। यूनिवर्सिटी में भी दोनों साथ साथ घूमते थे। जांच में पता चला कि ये दोनों 3 महीने से जैश के पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में थे। आपको दिखा दें कि किस तरह से कमरा नंबर बने हुए। कमरा नंबर ये 18 है, 17 है, इसके पास 16 है और उसके बाद जहाँ पर टीम पहुँची हुई है 15 नंबर का कमरा है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट को बड़ी मात्रा में पुलिस कमिश्नर ने बताया था कि हमने जब्त किया हुआ है। एफएसएल में उसकी जांच की जा रही है और ये किराए के मकान हैं। जो किराए के मकान यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं, 1500 के करीब में किराया होता है, जो दूर दूर से अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से काम करने के लिए आते हैं। आखिर मुजम्मिल ने ऐसी जगह क्यों चुनी थी? गांव के हिस्से में एक कोने का मकान जहां पर छोटा सा कमरा, वहां से 2600 किलो से ज़्यादा का अमोनियम नाइट्रेट बरामद होना, 360 किलो का यहां से बरामद होना और इसके साथ साथ शाहीन का अल फलाह जो
यूनिवर्सिटी है उसका कनेक्शन, लखनऊ की रहने वाली थी, मुजम्मिल यहाँ पर रहता था, उमर 7 साल से यही यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। तो हर उस एंगल पर जांच की जा रही है जिससे कि अलग अलग कड़ियों को जोड़ा जा सके। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से पता चला है कि आतंकियों ने 4 जगहों पर धमाके का प्लान बनाया था। आरोपियों ने 20 लाख रुपए नगद भी प्लान के लिए जुटाए। डायरियों में जो कोडवर्ड लिखे गए, जांच एजेंसियां उनकी कड़ियों को जोड़ने में जुटी। ब्लास्ट से जुड़े एक एक सुराग को खंगाला जा रहा है। दिल्ली से राहुल प्रकाश के साथ फरीदाबाद से दीपक दुबे, न्यूज़ 24।